Hello students, I am Pankaj Vashisht, PGT Physics from GSS Cathar. I welcome you all in today's lecture of Physics of 9th class और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है तरलों में दाब यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल और अपेक्षित घनत्व। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक तरलों में दाब। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक लकड़ी का बॉक्स जिस टेबल पर रखा हुआ है उस सतह पर अपने भार के कारण एक प्रेशर यानी कि दाब लगा रहा है। इसी तरह से तरल पदार्थ भी जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में वो रखे जाते हैं उसकी दीवारों और उसके तल पर एक दाब बनाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। तरलों में दाब की स्थिति को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरल पदार्थ को जैसे कि पानी एक बोतल में बंद कर देते हैं। अब इस बोतल में जो पानी भरा हुआ है उसको 5 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पहली लेयर है उसका अपना एक भार है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा है। ऐसे ही इसके जो नीचे वाली लेयर यानी कि सेकंड लेयर जो है वो अपना भार तो है ही उसका और साथ में वो पहली लेयर के भार को भी उठा रही है। दोनों लेयर्स का भार मिलकर क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा, उससे दाब भी क्या होगा, अधिक। यही काम तीसरी और चौथी लेयर्स के साथ होगा। जब हम लास्ट यानी कि 5वीं लेयर पे पहुंचेंगे तो उस लेयर का भार सबसे अधिक है क्योंकि पिछली 4 लेयर्स का भार भी उसके साथ जुड़ रहा है। 5 लेयर्स का भार इकट्ठा होकर जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। जाहिर सी बात है कि क्या होगा, सबसे नीचे वाली लेयर पर भार अधिक होने के कारण प्रेशर यानी कि दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। इस बात को जांचने के लिए हम अलग अलग हाइट पर इस बोतल में छेद कर देते हैं। जब फर्स्ट लेयर के पास हमने छेद किया तो पानी थोड़ी सी दूरी से, थोड़े से एंगल से बाहर निकलेगा। सेकेंड लेयर के पास छेद करने पर थोड़ा सा और बड़ा एंगल बनाता हुआ बाहर पानी जमीन पर गिरेगा। थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर पे भी ऐसा करके देखने पर हम क्या पाते हैं कि हर बार पानी और अधिक दूरी पर जाकर और अधिक तेज गति से बाहर निकल रहा है। 5वीं लेयर के आस जो पॉइंट हमने बनाया है, जो छेद हमने किया है, वहां देखिए, वहां सबसे ज्यादा तेज स्पीड से और सबसे बड़े एंगल से पानी बाहर आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड यानी कि दाब की स्थिति क्या है, बढ़ती जा रही है। दाब जो है तरलों में अधिक होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर गहराई में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, क्या लिक्विड्स ऊपर की दिशा में भी फोर्स लगाते हैं? क्या एक बल ऊपर की दिशा में भी लगता है? जैसा मैंने आपको बताया था कि तैरते हुए हमें अपनी बॉडी हल्की महसूस होती है, उसी तरह से जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी जब तक पानी में है तब तक हमें हल्की महसूस होती है और पानी से बाहर निकालते ही वो बाल्टी हमें भारी लगने लगती है। तो आपने कभी सोचा है कि यह सब क्यों होता है, क्या कारण है इन सब के पीछे? तो इन सब बातों का उत्तर जानने के लिए एक एक्टिविटी और करते हैं। एक बोतल लीजिए और उसकी ढक्कन को ऊपर से बंद कर दीजिए। अब उस बोतल को हम पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करेंगे। जब आप उस बोतल को पानी में डुबो रहे हैं तो आप जैसे जैसे उसे हाथ की सहायता से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, आप पर एक बल, उत्प्लावन बल महसूस होगा जो ऊपर की दिशा में लग रहा है। अब जब हम इस बोतल को और गहराई में ले जाने का प्रयास करेंगे तो हमें एक बल ऊपर की ओर लगता हुआ प्रतीत होगा जो इसे ऊपर वापस धकेल रहा है। तो ये कौन सा बल है बच्चों जो इस बोतल को, जो कि खाली है, ऊपर सतह पर वापस भेज देता है? इसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल या बॉइंट फोर्स। और हर एक फ्लूइड की, हर एक तरल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बॉयंसी या उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता क्या है बच्चों?
किसी भी तरल पदार्थ में जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है हमारे पास। क्या कह रहा है इस प्रश्न में कि एक तुला पर मापने पर एक रुई का बोरा और लोहे की छड़ दोनों 100 किलोग्राम दर्शाते हैं। वास्तव में इनमें से एक भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से भारी है और क्यों? तो बच्चों, क्योंकि लोहे की छड़ और रुई का बोरा, इन दोनों के आयतन में बहुत अंतर है। रुई हल्की होने के कारण उसका आयतन कैसा है? अधिक। तो अधिक आयतन होने के कारण उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, जो कि वायु के द्वारा होगा, अधिक आयतन होने के कारण उस पर लगने वाला वायु के द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल भी क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए जो रुई का बोरा है वो हमें अधिक भारी प्रतीत होगा बजाय कि लोहे की छड़ के। तो यहाँ पर भी किसका खेल है? उत्प्लावन बल का। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों, क्या सभी पदार्थों पर उत्प्लावन बल एक समान लगता है? क्या सभी पदार्थ तैरते हैं या डूबते हैं? देखा हो आपने कि कुछ पदार्थ जो है पानी की सतह पर तैरते हैं और कुछ पदार्थ उसकी तली पर बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक, अब क्या कारण है इसका? क्यों होता है ऐसे? उत्प्लावन बल किस पर ज्यादा लगता है और किस पर कम लगता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया हमारे अगले टॉपिक ने, जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे एक सिद्धांत को समझने के लिए बच्चों एक सरल सा उदाहरण बताती हूँ आपको, जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ है। आप सभी बच्चों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक प्यासा कौवा, अ थर्स्टी क्रो, सुनी है ना? उसमें क्या होता है कि कौवे को प्यास लगी है, उसे पानी पीना है, लेकिन घड़े में पानी क्या है? कम। तो उसने क्या किया था बच्चों? याद करो जरा। वो कौवा एक एक करके पत्थर उठा कर लाता है और मटके के अंदर डालता रहता है। जैसे जैसे कंकड़ बढ़ते जाएंगे वहां से पानी हटता जाएगा और पानी ऊपर राइज करता गया। उसका लेवल क्या हुआ? बढ़ गया। मटके में पानी ऊपर आ गया और कौवे की प्यास बुझ गई। तो ये भी क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझ सकते हैं बच्चों। एक बीकर लीजिए और उसको ऊपर तक पानी से भर दीजिए, पूरी किनारी तक। अब जैसे ही आप उस बीकर के अंदर हाथ डालेंगे तो क्या होगा? वो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ अनुभव किया था हमारे महान साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने। वो जैसे ही नहाने के लिए अपने बाथ टब में घुसने लगे, वो ऊपर तक भरा हुआ था और जैसे ही उन्होंने उसमें पैर रखा तो सारा पानी क्या हुआ? बाहर निकल गया। वहां से उन्होंने इस चीज का आविष्कार किया और उन्होंने एकदम से सिर्फ 2 शब्द बोले, यूरेका यूरेका। इसका मतलब मुझे मिल गया। उन्होंने पता लगा लिया था क्या? वो सिद्धांत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या कहता है ये सिद्धांत? कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। मतलब आपने कोई भी पदार्थ जब लिक्विड में डुबो दिया तो वो जितना भी पानी या कोई भी लिक्विड अपने वहां उस जगह से हटाएगा, उसके भार के बराबर क्या होगा? उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 परख नली लीजिए। एक परख नली को हमने 20 मिलीलीटर पानी तक भर दिया, दूसरी परख नली को भी 20 ml तक भरा गया है और उसके अंदर हमने पत्थर को डुबो दिया। जैसे ही पत्थर उसमें डूबेगा तो वो पानी का लेवल 20 से 22 या 25 तक पहुंच जाएगा। अब ये वाटर लेवल क्यों राइज हुआ? हमने तो उसके अंदर वाटर नहीं डाला था। कहाँ से आया ये पानी? ये पानी जो पत्थर के द्वारा हटाया गया पानी था वही पानी है और इससे क्या हुआ? उस परख नली में वाटर लेवल राइज हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया कि जितनी जगह उस पत्थर ने घेरी थी वो सारी जगह से पानी हट गया है और वो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। यही है बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे हम एक और उदाहरण से पढ़ सकते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बच्चों, जब भी किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है जो कि विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आइए अब इसको इस
एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि हमने एक लोहे की कील ली और एक प्लास्टिक का कॉर्क लिया। अब जब हम इस लोहे की कील को पानी में डुबोएंगे तो ये पानी की तल में डूब गई, नीचे बैठ गई। जब प्लास्टिक के कॉर्क को डाला गया तो वो पानी की सतह पर तैर रहा है। लोहे की कील भारी होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, इसलिए वह नीचे बैठ जाती है, जबकि प्लास्टिक का कॉर्क हल्का होने के कारण गुरुत्वाकर्षण भार कम होने के कारण उत्प्लावन बल अधिक लगता है और यह पानी की सतह पर ही तैरता रहता है। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। एक बॉल लीजिए और पानी में इसे डिप कीजिए। अब ये बॉल आंशिक रूप से पानी में है और आंशिक रूप से पानी के बाहर। अब जब मैं इस बॉल को हाथ की सहायता से नीचे की ओर ले जाऊंगी तब एक बल मुझे ऊपर की ओर लगता हुआ महसूस होगा जो बॉल को बाहर की तरफ धकेल रहा है, और जब मैं इस बॉल को छोड़ दूंगी तो यह वापस ऊपर सतह पर आ जाएगी। ये देखिए बच्चों, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी ये वापस सतह पर आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? कोई तो बल है जो इसको वापस ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो वो बल कौन सा है? उत्प्लावन बल, जो प्रत्येक वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगता है। अब इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना है, यह कैसे ज्ञात करें? इसको ज्ञात करने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमने इस जार को किनारे तक भर दिया है। अब हम पानी भर देंगे इसमें जिससे कि ये ऊपर तक भर जाए। अब जब हम इस बॉल को इस जार में डिप करेंगे, ये देखिए, तो जितना इस बॉल का आयतन है उतना ही पानी जो है बाहर निकल गया। अभी ये आंशिक रूप से डूबी हुई है। अब हम इसे पूर्ण रूप से डुबोएंगे और इसके द्वारा विस्थापित जल जो है नीचे वाले जार में इकट्ठा हो जाएगा। अब जो पानी नीचे वाले जार में इस बॉल के द्वारा विस्थापित किया गया है उस पानी का भार माप लीजिए। तो जो विस्थापित पानी का भार होगा उतना ही उत्प्लावन बल बॉल पर लग रहा है। अब मान लीजिए कि विस्थापित जल का भार है 200 ग्राम। तो इस बॉल पर ऊपर की दिशा में लगने वाला बल किसके बराबर होगा? विस्थापित जल के भार के बराबर। तो यानी कि ऊपर की दिशा में लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा? 200 ग्राम, या हम बल की परिभाषा में कहें तो 200 ग्राम फोर्स। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक बीकर लीजिए। एक बीकर को पानी से भरा और उसमें एक जगह पर एक दीवार पर छोटा सा छेद कर दिया। अब जैसे ही उस बीकर में आप पत्थर को डुबोएंगे तो क्या होगा? वो पानी जो पत्थर के द्वारा हटाया गया है वो उस छेद में से बाहर आने लगेगा और आप बाहर एक और बीकर रख सकते हैं छोटा सा, वो सारा पानी उस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि इस पत्थर ने कितने पानी को हटा दिया है। जो पानी हटाया गया है उसके भार को नोट कीजिए। उसी के भार से हमें पता लग जाएगा कि उस पत्थर पर लगाया गया उत्प्लावन बल कितना था। एक और हमने एक्टिविटी करके देखी कि जब तक पानी के अंदर पत्थर रहता है तो उसका भार जो है कम महसूस होता है। जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि तैरते हुए हमें अपनी बॉडी हल्की महसूस होती है। इसके लिए एक पत्थर को एक धागे से बांधा गया और ऊपर जो है तुला जिसमें हम वेट को नापते हैं वो उसके साथ अटैच कर दी। पहले पत्थर को धागे से लपेटकर उसका वेट किया गया, फिर उसको पानी में डुबोया। जब तक हम पानी में डुबो रहे हैं ऊपर जो तुला के अंदर रीडिंग है, जो उसका वेट है वो कम आएगा। जब पानी के अंदर डूब जाएगा पत्थर तब उसका वेट चेंज आएगा। तो ये कम भार क्यों आ रहा है? उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के कारण जो रीडिंग है, जो वेट है उसका, वो कम दिखाई देगा हमें। तो यहाँ से हमें इतने सारे उदाहरणों से ये निष्कर्ष निकालते हैं। हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? नंबर 1 कि जब भी कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है।
नंबर 2, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। एक लोहे की कील तो पानी में डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे और इस्पात से बने हुए बड़े बड़े जहाज पानी की सतह पर तैरते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है हमारा अगला टॉपिक, अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है बच्चों? रिलेटिव मतलब रिलेशन, किसी से संबंध में। जब हम किसी वस्तु का घनत्व किसी और वस्तु के रिलेशन में संबंध में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं अपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी। ज्यादातर हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वाटर को। जैसे आप चांदी का अपेक्षित घनत्व निकाल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? चांदी का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जिस भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 1 से कम होगा वो पानी की सतह पर तैरेगा, लेकिन जिस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगा। जैसे कि बर्फ है तो ठोस पदार्थ, लेकिन उसका अपेक्षित घनत्व क्या है? 0.9 यानी कि 1 से कम, इसलिए वो पानी की सतह पर तैरती है। जैसे जैसे आप अपेक्षित घनत्व को बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही पानी में तैरना कम और डूबना ज्यादा लग जाएगा। जैसे कि चांदी, इसका अपेक्षित घनत्व क्या है? 1 से अधिक है। इसी कारण से ये चांदी का टुकड़ा एक पानी में डालते ही क्या होगा? वो पानी की सतह पर बैठ जाए। अपेक्षित घनत्व एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, कोई इसकी यूनिट नहीं है। देखो इसके फॉर्मूले से ही हमें पता लग रहा है, ऊपर भी क्या है? डेंसिटी, और नीचे भी क्या है? डेंसिटी। तो दोनों की यूनिट्स क्या होती है डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो नेट यूनिट क्या होंगी? 9 यूनिट्स। ठीक। दूसरी बात, रिलेटिव डेंसिटी कैन बी 0। क्या रिलेटिव डेंसिटी 0 हो सकती है? इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन रिलेटिव डेंसिटी विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो वह पदार्थ पानी में डुबोने पर तैरेगा या डूबेगा। क्या बताया उसने कि द्रव्यमान कितना है पदार्थ का? 50 ग्राम, और उसका आयतन कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे? पदार्थ का घनत्व निकाल लेंगे। घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम, और आयतन कितना है? 20। दोनों को रख दिया तो यहां से हमें क्या मिलेगा? पदार्थ का घनत्व कितना आ जाएगा? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पानी का घनत्व कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या है? 1 से ज्यादा, 2.5 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इस पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण यह पदार्थ पानी में डूब जाएगा। इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो कि पानी के द्वारा लगाया जा रहा है वो क्या है? कम, और भार क्या है इसका? ज्यादा होने के कारण ये पानी के तल पर बैठ जाए। तो हमने क्या करना है? हमेशा घनत्व निकालकर ये देखना है कि वो पानी के घनत्व से कम है या ज्यादा। अगर वो अधिक है तो वो डूब जाएगा, अगर कम है तो वो तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल, जो आपका NTSE के एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है। तो आइए देखते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 500 ग्राम का एक बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट पानी में डूबेगा या तैरेगा तथा इसके द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें पैकेट का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम, तथा इसका आयतन कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे? इसका घनत्व ज्ञात करेंगे। तो इसका घनत्व ज्ञात करने के लिए
हमने क्या फार्मूला लगाया, द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम और आयतन कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, घनत्व यानी डेंसिटी। तो 500 बाय 350 तो क्या मिलेगा आंसर 10/7 यानी कि 1.428 जो है हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया है, घनत्व, या हम कह सकते हैं उस पैकेट की डेंसिटी। अब उस पैकेट को कहाँ डुबोया गया है, पानी के अंदर। अब पानी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो पैकेट हमने डिप करना था उसकी डेंसिटी कितनी है 1.428 और या हम कह सकते हैं इसको 1.4, और जिसमें डुबोया गया है यानी कि पानी, उसकी डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों की डेंसिटी यानी कि घनत्व में अंतर है, तो किसका घनत्व ज़्यादा है बच्चों, जाहिर सी बात है दिख रहा है सामने कि पैकेट का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है। अब हमने पढ़ा है कि जब भी किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है तो वह वस्तु पानी में डूब जाती है। तो यहाँ हमने क्या पाया कि पैकेट का घनत्व कितना है 1.4 और पानी का घनत्व कितना है 1, तो 1.4 1 से ज़्यादा है, तो पैकेट का घनत्व अधिक होने के कारण पैकेट पानी में डूब जाएगा। अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि अगर इस पानी को पैकेट में डुबो दिया जाए तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। अब हमें क्या निकालना है, विस्थापित पानी का द्रव्यमान। ठीक, तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान बच्चों, अब जो पानी विस्थापित किया गया है उसका आयतन उस पानी में डुबोए गए पैकेट के आयतन के बराबर होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जिस भी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर तरल का आयतन विस्थापित करती है। तो इन दोनों का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन और डुबोए गए पैकेट का आयतन क्या होगा, एक समान। तो हमें यहाँ से विस्थापित पानी का आयतन तो मिल गया। अब हमें निकालना है उस पानी का द्रव्यमान जो कि विस्थापित किया गया था। तो देखो बच्चों, पानी का आयतन कितना हो गया, पैकेट के आयतन के बराबर यानी कि 350 सेंटीमीटर क्यूब। पानी का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है और पानी का घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी कि, तो हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान बराबर है घनत्व गुणा में आयतन। अब द्रव्यमान निकालना है, घनत्व कितना है 1, आयतन कितना है 350 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को गुणा कर दिया तो हमें द्रव्यमान कितना मिल गया, विस्थापित पानी का 350 ग्राम। तो पैकेट द्वारा विस्थापित पानी कितना होगा 350 ग्राम। तो आज की वीडियो में जो पॉइंट्स हमने सीखे हैं, आइए उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, ठोस पदार्थों की तरह तरल पदार्थ भी दाब लगाते हैं। यह दाब जैसे जैसे गहराई में हम जाते हैं बढ़ता जाता है। नंबर 2, पानी या कोई भी तरल पदार्थ ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नंबर 3, उत्प्लावन बल जिस वस्तु पर लग रहा है उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है, जिसे हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से पढ़ा है। नंबर 4, उत्प्लावन बल के कारण ही किसी वस्तु के भार में कमी महसूस होती है जब उसे तरल में डुबोया जाता है। नंबर 5, आपेक्षित घनत्व, किसी भी उस वस्तु के घनत्व को पानी के घनत्व से भाग देकर निकाला जा सकता है। प्रत्येक वस्तु का अपेक्षित घनत्व अलग होता है। वस्तु को जब तरल में डुबोया जाता है तब वो उस
तरल की सतह पर तैरेगी या तली में डूब जाएगी, यह बात अपेक्षित घनत्व द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा वह पानी में डूब जाएगी, और जिस वस्तु का घनत्व 1 से कम यानी पानी के घनत्व से कम होगा वह पानी की सतह पर तैरती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो हमने आज की वीडियो में किए हैं, और इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हमने हल किए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।